अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शरिया ट्रेडिंग के इस लर्निंग चैनल में आज फिर से लेकर आए हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जहां पर हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ डेरिवेटिव्स। ओके, तो डेरिवेटिव्स में काम करते कैसे है और ये होता क्या है एग्जैक्टली मार्केट, ये चीज़ हम लोग आज के दिन समझेंगे। तो डेरिवेटिव्स बोलते किसको हम लोग, जो इक्विटी मार्केट में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जिसमें एक जो मार्केट होता है जिसको हम लोग कैश मार्केट बोलते हैं या स्पॉट मार्केट हम लोग इसको बोलते हैं। इसके जो अलावा जो मार्केट्स चलते हैं ना, जो अलग अलग टाइप्स है इसमें जिसमें काम चलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इक्विटी मार्केट। इसमें आता है फ्यूचर्स और एक आता है इसमें ऑप्शंस, और भी कुछ चीज़ें आती है। बट ये सब चीज़ समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये पूरे मार्केट में काम चलते कैसा है, तीनों भी मार्केट में काम चलते कैसा है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इक्विटी कैश मार्केट की। ओके, इक्विटी कैश मार्केट। तो इक्विटी कैश मार्केट में किसी बंदे को अगर किसी कंपनी के शेयर्स लेने, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि विप्रो कंपनी का शेयर अभी चल रहा है 400 रुपीज़ पर। ओके, तो ये बंदे को ये हक है कि वो इस कंपनी का एक शेयर ले, 2 ले, 10 ले, 15 ले, 20 ले, 100 ले, जितनी भी उसे लेना है तो वो ले सकता। इक्विटी कैश मार्केट में उसके इख्तियार में है भाई कि वो 1 ले, 2 ले, या उसको जितने लेना है ले ले। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी कैश मार्केट। ओके, पर ये जो 2 मार्केट होते हैं ना, इसके अलावा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फ्यूचर्स, और सेकंड नंबर पे आता है भाई ऑप्शंस। ये जो मार्केट्स होती है ना, ये होलसेल मार्केट। ये मार्केट कौन से होते हैं? होलसेल मार्केट होते हैं। इसमें हम लोग 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 शेयर्स ले नहीं सकते। तो इसमें शेयर्स लेते कितने थे? इसमें जो हम लोग शेयर्स लेते हैं ना, वो लॉट में लेते हैं। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, है ना। तो ज़्यादा माल इसमें उठाना पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पर चलती है 1 लॉट। अगर इसका नेक्स्ट ज़्यादा लेना है तो कितना ले सकते हैं आप लोग? 2 लॉट लेंगे सीधा, और ज़्यादा लेना है तो 3 लॉट ले देंगे। आनी पसंद है तो 1, 2, 3, 4 शेयर नहीं चलेंगे यहाँ पर लॉट में काम चलेंगे। इसलिए हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं या एक कॉमन सेंस में इसको सपोज कर सकते हैं कि ये रिटेल मार्केट है और ये वाला कौन सा है? होलसेल मार्केट। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रिटेल, और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? होलसेल मार्केट। ओके, अब ये जो लॉट बताइए, लॉट होता कितने शेयर्स का है? ओके, तो आप लोग जब नेट पे जाके अभी देखेंगे ना कि विप्रो कंपनी का 1 लॉट है तो उसमें शेयर्स कितने होते हैं, तो विप्रो कंपनी के 1 लॉट में शेयर्स जो होते हैं वो रहते हैं अराउंड 1500 शेयर्स। 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, कितने? सीधा 1500 शेयर्स रहते हैं 1 लॉट में। तो ये काफ़ी ज़्यादा शेयर्स होते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएंगी भाई? अगर मैं अभी मोटा मोटा कैलकुलेट करूँ कि भाई 400 रुपये के भाव में एक शेयर पड़ रहा है, ओके, तो 1500 शेयर कितने रुपये के भाव में पड़ेंगे? तो ये कुछ निकल के आ जाएगा अराउंड 6 लाख। क्योंकि अगर 1000 शेयर रहते थे तो 4 लाख के आते थे, तो 1500 शेयर कितने के आ रहे भाई? 6 लाख के आ रहे हैं। अब एक चीज़ आप लोग मुझे बताओ कि हम में से बहुत से लोग ऐसे रेडी है जो 6 लाख रुपये लेके घूमते होंगे और बस कंपनी के शेयर्स ले लेते होंगे? ऐसा तो होता नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ता है फिर इस मार्केट में काम करना। बट इतना मुश्किल है भी नहीं, इसको ईजी बना लिया मेरे। कैसे? अगर आपको किसी कंपनी का 1 लॉट लेना है, मतलब 6 लाख का माल उठाना है, तो यहाँ पर जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, जैसे शेर खान हो गया, ज़ीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, तो इन लोग आपको क्या करते हैं? मार्जिन पे माल देते हैं। कंपनी के शेयर्स आप लोग को मार्जिन पे मिलते हैं और अराउंड 20% मार्जिन रेट पे आपको कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं। जैसे अगर किसी बंदे को 6 लाख का माल उठाना है तो पैसे कितने देने भाई? उसको 20% देने हैं सिर्फ, मतलब 1/5 देने हैं। तो ये कितना निकल के आ जाएगा भाई? 1,20,000। मतलब इतना पैसा तो लगना ही मत। इतना ज़्यादा अगर पैसा है तो आप लोग फ्यूचर्स मार्केट में काम कर सकते हैं, और नहीं है तो आप लोग सीधा क्या करेंगे भाई? कैश मार्केट में काम कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर ऑप्शंस में भी क्या होता है? लॉट्स में आपको उठाना होता है, बट वहाँ पर ये चीज़ 20% कैसी चलती है? वहाँ पर 20% मार्जिन आपको मिल तो जाता है आपके पैसों का, बट वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं पे करना होता है। वहाँ पर जो मामले चलते हैं वो प्रीमियम होता है। ओके, 20% नहीं चलता सब यहाँ पर जो चीज़ चलती है वो क्या होता है भाई? प्रीमियम पे करना है आपको। प्रीमियम अमाउंट, या हम लोग एक आम लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि अगर हम लोग को कोई फ्लैट खरीदना है तो टोकन अमाउंट देना है, तो एक टोकन या प्रीमियम अमाउंट आपको देना होता है। बट वो इतना ज़्यादा कभी नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ऐसे ही समझ के चलो कि 6000, 10,000, नेक्स्ट सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो बहुत कम अमाउंट में आपको लॉट मिल जाता है और उतना अमाउंट आपका चला जाता है और आप लोग उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर सकते हैं। तो ये 3 मार्केट मैंने आपको बताया जिसमें काम चलते हैं। एक होता है कैश मार्केट, जिसमें हमारे इसमें है कि भाई हम कितने भी शेयर्स ले सकते हैं,
और दूसरे ये दो मार्केट्स चलते हैं जिनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ओके। और डेरिवेटिव्स में इस तरीके से काम चलता है लॉट्स में, इसमें मार्जिन पे काम चलता है और इसमें कैसा काम चलता है, प्रीमियम पे करके काम चलता है, ओके। अब इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, ओके, अच्छे से समझेंगे इसको कि ये मार्केट चलते कैसे और ये डेरिवेटिव्स आए कहाँ से, ये चीज़ भी हम लोग को समझनी होगी, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे ये डेरिवेटिव्स एग्जैक्टली होते क्या है, और पूरी बात हमारी चलेंगे डेरिवेटिव्स पर कि कहाँ से ये आए और ये एग्जैक्टली होते क्या है। तो डेरिवेटिव्स will take the values from the existing, या हम लोग बोलेंगे अंडरलाइन एसेट्स। भाई हम लोग को ये ऐसा थ्योरी पढ़ना है तो आई नहीं है, इसको सिंप्लीफाई मैं बिल्कुल कर लूँगा, बट एक सिंपल एक टर्म समझ लो कि डेरिवेटिव्स अपनी वैल्यू डिराइव कहाँ से करता है भाई, जो भी अंडरलाइंग एसेट है वहाँ से डिराइव करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि निफ्टी का एक चार्ट बन रहा है, निफ्टी 50 का एक चार्ट बन रहा है, तो ये जो चार्ट चल रहा है ना निफ्टी 50 का, ये यहाँ पर टाइम है जो भी है 1 आवर 2 आवर 3 आवर जो भी चल रहा है, और यहाँ पे उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है ना, 16,000 है, 17,000 है, 18,000 है, ओके। तो ये जो भी चार्ट बन रहा है ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्पॉट चार्ट, इंडेक्स का स्पॉट चार्ट जो लाइव मार्केट में बनते रहता है। सिमिलरली इसके बाजू में ये चार्ट भी बनते रहता है, कौन सा भाई, फ्यूचर्स का चार्ट, फ्यूचर्स का जो चार्ट रहता है ना वो भी कुछ ऐसे ही बनते रहता है, बस 19-20 का फ़र्क होता है, ज़्यादा 10-20 का फ़र्क नहीं होता है इसमें, ओके। तो जहाँ पर निफ्टी 50 का क्या भाई स्पॉट चार्ट चल रहा है, वहीं पर निफ्टी 50 का फ्यूचर चार्ट भी चल रहा है, ओके। तो इसने अपनी वैल्यूज़ कहाँ से डिराइव करी भाई, स्पॉट मार्केट से करी, ओके। अब इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे कि भाई डेरिवेटिव्स जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं उसका मतलब क्या है। सपोज करो एक बंदा है मिस्टर ए, ओके, इसने ले ली है भाई एक बैट, इसने खरीदी है एक बैट, ओके, और ये बैट इसको पड़ी है भाई 10,000 रुपीज़ की, कितने की पड़ी भाई, 10,000 रुपीज़ की इसको बैट पड़ी है, ओके। इसने क्या किया भाई, इसने एक दिमाग लगाया, एक होशियार बंदा था ये, इसने दिमाग क्या लगाया भाई, IPL वगैरह जब चल रहा था तो इसने क्या किया भाई, ये बैट को लेके चला गया और इसने इस बैट पे, जो बैट थी इस पे इसने विराट कोहली की साइन करवाई। क्या किया भाई, इसने विराट कोहली की इस पे साइन करवा दी। अब आप मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू 10,000 रहेंगी या कुछ और रहेंगी। डेफिनेटली इसकी वैल्यू अब इंक्रीज़ हो गई रहेंगी, और कितनी डिपेंड करता है कि ये बंदा क्या करे। अगर इस बंदे ने कोई अच्छा सा एक फ़ैन पकड़ लिया इसका विराट कोहली का और उसको बेचना चाहा तो इसको ये 50,000 में भी बेच दे या 1 लाख में भी बेच दे, डिपेंड करता है, ओके। तो इसने क्या किया भाई, इस बैट की वैल्यू बढ़ा दी, बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू है कि इतनी नहीं है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव हुई है, फिर विराट कोहली से इसकी वैल्यू डिराइव, ओके। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में भी जो फ्यूचर्स के चार्ट चलते हैं ना, वो अपनी वैल्यू कहाँ से डिराइव करते हैं, लाइव चार्ट से या स्पॉट चार्ट से वैल्यू डिराइव करते हैं, ओके। यानी यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि विप्रो कंपनी का शेयर अगर चल रहा है एट द रेट ऑफ 400 रुपीज़, तो उसका चार्ट अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा बन रहा है, यहाँ पर 400 रुपीज़ है, ओके, जो भी ये डेट है, ओके। तो यहाँ पर उसका एक जो फ्यूचर का चार्ट चलेगा ना, ये इसका स्पॉट का चार्ट चल रहा है, तो फ्यूचर का चार्ट भी ऐसे ही बनते रह रहा होगा इसका, आ रही बस समझ में। इसके 19-20 चल सकता है, ये 410 420 या 395 390 इसके करीब चल सकता है, ओके। तो इस तरीके से डेरिवेटिव्स मार्केट चलते हैं स्टॉक मार्केट में, ओके। बट क्या ज़रूरत है डेरिवेटिव्स को आने की और क्या एग्जैक्टली इसमें होता है ये हम लोग देखेंगे, ओके। तो डेरिवेटिव्स आमतौर पे जो होते हैं ना, डेरिवेटिव्स के 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, डेरिवेटिव्स के 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एक होता है इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इसमें होता है फ्यूचर्स, थर्ड इसमें क्या होता है भाई ऑप्शंस, और फोर्थ इसमें क्या होता है भाई स्वैप्स, फोर्थ इसमें क्या होता है भाई स्वैप्स, ओके। तो इस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट चलते हैं। अब इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं किसको, ये हम लोग देखते हैं सबसे पहले, ओके। सपोज करो कि एक है कोई एक कंपनी, ठीक है, जिसका नाम है लेस, जो चिप्स बनाती है, हम लोग अच्छे से पता। एक है कंपनी जिसका नाम है लेस जो चिप्स बनाती है, और सेकंड नंबर पे एक है बंदा फार्मर, किसान, जो क्या करता है, फार्मिंग करता है, खेती बाड़ी करता है, ओके।
कंपनी को लगती है भाई पोटैटो एज ए बेस, कंपनी को क्या चीज़ लगती है भाई, पोटैटो एज ए बेस। ओके, चिप्स बनाने के लिए दुनिया भर की वैरायटी की चिप्स इन लोगों के पास अवेलेबल होते हैं, और वो बनाने के लिए इन लोगों को बेस क्या लगता है भाई, पोटैटो। फार्मर भी जो चीज़ उगाता है वो क्या है भाई, पोटैटो। ओके, कंपनी जब माल उठाती है तो 1-2 किलो में नहीं उठाती है, कंपनी जब इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रही है ना, तो उसको टनों से माल लगते हैं। ओके, तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में माल लगते हैं, बट कंपनी के लोग जो रहते हैं काफ़ी अक्लमंद होते हैं। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट हिल जाता है, ऊपर नीचे अक्सर होते रहते हैं। ये किस पे डिपेंड करती है चीज़ें, सेंटिमेंट्स पे। तो वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें इन लोग ये नॉलेज रख के बैठे हैं। तो कंपनी को अच्छी अच्छी न्यूज़ होती है, और इन लोग को एक अच्छी सी न्यूज़ पता है, क्या चीज़ पता है इन लोग को, इन्फ्लेशन। ये चीज़ इन लोग को अच्छे से समझ में आ रही है भाई, ये इन्फ्लेशन, महंगाई जो बढ़ रही है ये नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। इन्फ्लेशन का रेट अभी कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं एक्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, 8 से 9% के करीब पहुँच चुका है। ओके, यूएस का भी आप देखो डेटा। तो इन लोग को पता है भाई कि इन्फ्लेशन जब ये लेवल पे बढ़ रहा है, और जो चीज़ 1 किलो, जो चीज़ 1 kg 10 रुपये की आ रही थी, अब वो आने लग गई है 20 रुपये की। अब वो आने लग गई है कितने की भाई, 20 रुपये की। तो क्या इन लोग इस महंगाई को बीट कर पाएंगे? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं भाई, कंपनीज वाले क्या करते हैं, इनके चिप्स का एक पैकेट अगर है 1 पैकेट, और उसकी कीमत अगर इन लोग ने रखी है भाई 5 रुपीज़, तो इन लोग धड़ाम से 10 रुपये तो कर नहीं सकते, इसको 10 रुपीज़ तो कर नहीं सकते, अजीब हो जाएगा वो, है ना। तो इन लोग बहुत करेंगे कितना, 7-8 रुपीज़ करेंगे, बट वो भी करते नहीं है। बस एक कोशिश इन लोग की तरफ से होगी, वो क्या होगी भाई, जो 5 रुपीज़ के पैक में इन लोग डालते थे 20 ग्राम्स, इसको कम ज़्यादा कर देंगे इन लोग। इसकी जगह पर इन लोग कितना डालेंगे भाई, 16-17 ग्राम डालेंगे, बस इतना कर पाएंगे। तो इन लोगों को इस चीज़ का टेंशन है भाई कि ये जो इन्फ्लेशन चल रहा है ना, और जिसमें महंगाई डबल हो जा रही है, काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है ना, तो उसको बीट करना बहुत मुश्किल है। जो पोटैटो उन लोगों को अभी मिल रहे हैं, जो पोटैटो अभी उन लोग को मिल रहे हैं 20 रुपीज़ kg, इन लोगों को लग रहा है भाई ये 40 रुपये के हो जाएंगे। क्या लग रहा है भाई इन लोग को, 40 रुपये के हो जाएंगे। आमतौर पर हम लोग भी आजकल देख रहे हैं भाई कि लेमन्स की वैल्यू कितनी बढ़ गई थी, और अलग अलग जब चीज़ें आती हैं तो उनकी वैल्यूज़ क्या लेवल पे बढ़ती है। तो इनको लग रहा है कि इनका ये चीज़ काम की है तो ये बढ़ जाने वाली है, 40 रुपीज़ kg हो जाने वाली है। ओके, तो इन लोग सोच रहे हैं कि क्यों है ऐसा एक डीलिंग कर ले कोई एक इंटीरियर के फार्मर को पकड़ के, ये 20 रुपये का माल जो है वो अभी अपन इन लोग से 30 रुपये का ले लेते हैं। ओके, 30 रुपये पर kg इन लोग से ले लेते हैं। तो इन लोग इंटीरियर में जाके ऐसे एक फार्मर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं भाई कि क्या करो कि आप 20 रुपये kg तो बेचते ही हो मार्केट में, मुझे ये माल लगने वाला है, बट अभी नहीं, आफ्टर 3 मंथ्स मुझे लगने वाला है ये माल, मैं आपसे 2 से 3 टन ले लूँगा ये माल, ठीक है, और ये 3 महीने के बाद में लूँगा। और ये होशियार लोग हैं तो उनको तो पता है भाई 3 महीने के बाद में मे भी महंगाई शायद डबल हो जाए और रेट्स बढ़ जाए, तो मैं आपको 20 नहीं 40 नहीं, मैं आपको 30 रुपये kg के हिसाब से ठहरा लेता हूँ, और आप मुझे दे देना सिर्फ माल। तो मैं आफ्टर 3 मंथ्स आऊँगा, आपको इतना पैसा पे कर दूँगा, आपने मुझे माल दे देना। अब फार्मर बेचारे बंदे की सोच क्या चल रही भाई, उसकी सोच ये चल रही भाई कि अगर भाई यहाँ पर अगर नेचर ने मेरा साथ नहीं दिया, और यहाँ पर अगर आंधी तूफान आ गई, कोई डिज़ास्टर आ गया, ओके, और या तो फिर सही से बारिश ही नहीं हुई, ओके, तो वो बेसिस पे इसका नुकसान ना हो जाए इसकी फसल का। मेन मकसद ये है कि इसकी फसल सबसे पहले बिक जाए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये जो ब्रोकर्स लोग होते हैं, दलाल लोग होते हैं, इन लोग क्या करते हैं भाई, मार्केट का रेट कम ज़्यादा कर डालते हैं, और इन लोग को अपने भाव मिल नहीं पाते। ओके, तो इसको ये लग रहा है भाई कि जो 20 रुपीज़ मिलता है भाई, वो 20 रुपीज़ भी मेरे को ना मिले और ये 15 रुपीज़ मिले, और मैं परेशान रह जाऊँ, मेरा माल भी ना बिके या माल उगे ही ना उतना। इट्स बेटर कि कोई बता है मेरे से 3 महीने बाद की डीलिंग क्यों ना करे, बट 30 रुपये kg के हिसाब से करा तो मैं रेडी हो जाता। तो ये दोनों बंदे मिल के आपस में एक डीलिंग करते हैं। ओके, इनके बीच में होती है डीलिंग कि भाई 3 महीने के बाद में हमारे बीच में डीलिंग होगी, और मैं आपसे 2 टन मान लूँगा और आप मुझे 30 रुपये के भाव से देंगे। ओके, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब ये कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें तय हो चुकी हैं और जो भी लेवल पे हो चुकी हो गई हैं, बट मेन मसला ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या है भाई, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक पार्टी पीछे हट गई, कि अगर ये वाला बंदा मुकर गया, ये नहीं भाई, क्यों मुकर गया भाई, क्योंकि बाद में ऐसा हुआ कुछ कि 3 महीने के बाद में जो पोटैटो है उसके रेट क्या हो गए भाई, 10 रुपीज़ kg हो गए, तो उसको तो आधे के भाव में पड़ रहे, तो उसने सीधा पीछे हटना शुरू कर दिया। या ऐसा हो सकता है कि भाई इसका जो वैल्यू है वो 40 रुपीज़ kg हो गया,
तो 30 से ऊपर हो गया तो ये पीछे हट गया। ओके, तो इनको पकड़ने वाला कोई है नहीं भाई। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इनके बीच में हुआ था, इनमें से कोई पीछे हट गया, तो ये एक जो भी डीलिंग हुई है ये इतनी कुछ खास डीलिंग हुई नहीं है। ओके, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है, ये वाली डीलिंग। ओके, तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आए थे फ्यूचर्स। कौन आए थे भाई? फ्यूचर्स आए थे मार्केट में। और इसमें हुआ क्या भाई, एक चीज़ और आपको बता दूं, ये स्टॉक मार्केट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग होती नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो चीज़ ट्रेड होती है वो सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन होते हैं। फॉरवर्ड और स्वैप्स स्टॉक मार्केट पे होती नहीं है। ओके, एक्सचेंजेस पे जो चीज़ डील होती है वो क्या होती है भाई? फ्यूचर्स और ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आए और एक्सचेंज ने एक चीज़ बोली कि भाई आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये हम लोग करा के देते हैं। आप लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना, ये हम लोग करा के देंगे, जस्ट थोड़ा सा ब्रोकरेज हम लोग को लगेगा और हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट करा के देंगे। हर चीज़ लिखा पढ़ाई के साथ में होगी। अब अगर जो इंसान भी कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटा, पहली बात तो हट ही नहीं सकता है, आ रही बस समझ में। तो जिसने भी जो बोली लगा दी हुई है ना, अगर डन हो चुका है तो पीछे हट नहीं सकते। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दो लोग के बीच में। इसकी एक डेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर्स डेट, या इसका एक नाम होता है भाई एक्सपायरी डेट। कभी भी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जब चलते हैं ना, तो हर दिन के हिसाब से नहीं चलते भाई, इनकी डेट्स होती है। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा वो कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे चलते हैं वहाँ पे, हाउ टू प्लेस ए ऑर्डर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो भी। फिलहाल खाली हम लोग चीज़ें समझ रहे, टेक्निकल चीज़ें। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स जब भी होते हैं ना भाई, फ्यूचर डेट पर होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि 3 महीने के बाद में उसको पोटैटो लेने थे, तो ये चीज़ एक्सपायरी डेट तक वैलिड रहेंगी। और ये डेट पर जो भी हो, फिर 30 रुपये का 40 रुपये हो जाए या 30 रुपये का सीधा 10 रुपये हो जाए, जो भी हो जाए भाई होना है। दोनों पार्टी इसमें रेडी रहेंगी और कोई पीछे नहीं हट सकती। तो ये चीज़ होने लगी और इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो ये एक चीज़ जो चलती थी कमोडिटीज़ में आमतौर पे, अब एक्चुअली स्टॉक मार्केट में भी चल रही है। और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है भाई, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा होने लग रहा है, ये दो पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी, और उन लोग बोली लगा दिया। कैसी बोली लगा रहे भाई कि विप्रो कंपनी का जो शेयर है ना, विप्रो कंपनी का जो शेयर है वो 400 रुपये पर है अभी। ये वाला बंदा बोलता है भाई कि 450 रुपये चले जाएगा नेक्स्ट मंथ, और ये वाला बंदा बोलता है कि नहीं जाएगा। तो उन लोग बोलते चल ठीक है, बोली लगाते, अगले महीने एक डेट है, एक्सपायरी डेट जो भी इसकी होंगी। तो एक्सपायरी डेट फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूँ कि 1 जनवरी चल रहा है, या जनवरी का महीना चल रहा है, तो कोई भी महीने का लास्ट थर्सडे जो होता है वो इसकी एक्सपायरी होती है। तो मैं मान रहा हूँ कि 30 जनवरी इसकी एक्सपायरी डेट। तो 30 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में साइन होगा। एक बंदा बोलेगा जाता है, एक बोलेगा नहीं जाएगा, और वो डेट पे देखा जाएगा एक्सपायरी डेट पे कि क्या होने वाला। सो ये ऐसे कंपनीज़ के शेयर्स में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं सर, कंपनी के शेयर्स में। सेम कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इंडेक्सेस में भी चलते हैं, निफ्टी में चलेंगे, बैंक निफ्टी में चलेंगे, आई वसन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, इसकी और डिटेलिंग हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पूरा फ्यूचर्स का मार्केट। ओके, बट ये मार्केट जो चला, ये जैसा फॉर एग्जांपल दो लोग को बीच में, इसमें एक्चुअली वो क्या रहा है, स्पेक्यूलेशन हो रहा है। मैं जैसा आपको बोला था कमोडिटीज़ में एक्चुअल डीलिंग होती थी। अब स्टॉक मार्केट में कैसे चल रहा है ये मामला, कंपनीज़ के शेयर्स के बीच में स्पेक्यूलेशन हो रहा है। सिर्फ स्पेक्यूलेशन मतलब सिर्फ सट्टाबाज़ारी, कि ये सट्टाबाज़ारी हो गई ना, जाएगा नहीं जाएगा किसको क्या एग्जैक्टली पता है, बट इन लोग ने ऐसी बोली लगा ली कि भाई जाएगा, एक बोलता नहीं जाएगा। तो ये प्रोसेस की वजह से अब स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने लग गया भाई, स्पेकुलेशन होने लग गया। बट इसका एक्चुअल मकसद क्या था फ्यूचर्स का, कि चीज़ें प्रॉपरली हो जाए, सही तरीके से हो जाए। इसका एक अभी फ़िलहाल रोल ये चल रहा है कि इसमें स्पेकुलेशन आ गया है। सेकेंड नंबर पे हेजिंग के लिए लोग ये चीज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। हेजिंग क्या होता है ये चीज़ मैं आपको बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल इसी बंदे के पास में ये जो कंपनी विप्रो, इसके 1500 शेयर्स है। ओके, और ऐसा हो गया कि कोविड-19 आ गया है, ठीक है। अब जो भी कंपनी के शेयर्स चल रहे हैं 400 रुपये के भाव में, और ये बंदे ने पहले से लेके रखा होगा, इसको अच्छा थोड़ा प्रॉफिट होने लगा होगा। बट अब कोविड-19 आए से अगले दिन मार्केट गिरने वाला है। क्या होने वाला है भाई, अब मार्केट बुरी तरीके से गिरने वाला है, और ये कंपनी के शेयर्स में भी गिरती है 350 रुपीज़ के हो जाएंगे। अब ये जो नुकसान देगा 50 रुपये का, ये 1500 शेयर्स पर होगा, तो भरपूर नुकसान होगा। तो ऐसे नुकसान को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, ऐसे में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बाय करते हैं भाई, नीचे गिरने वाला। जैसे मैं बोला था ना, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग पोजीशन होती है तो शॉर्ट पोजीशन भी होती है। तो अब लोगों को पता है कि नीचे गिरने वाला है, तो 350 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ही खरीद लेंगे। जैसे 400 से इन लोगों ने सोचा था कि जाएगा भाई 450 रुपीज़ तक, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया होगा। ओके, अब इन लोग ने नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या ले लिया भाई, 350 रुपीज़ जाने वाला।
तो अब मार्केट जब गिरेगा ना, तो ये जो नुकसान हो रहा है वो इसमें रिकवर हो जाएगा। आनी बात समझ में, कि जो 450 जाने की जगह पर नीचे गिर रहा था ना ये, तो काफ़ी नुकसान हो रहा था। बट अब अगर 400 रुपये से 350 का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है तो वो प्रॉफिट में चल रहा है ना मामला। तो हैजिंग, इसको बोलते हैं हम लोग हैजिंग करना, अपना रिस्क मैनेज करना। ओके, तो जहाँ मार्केट ऊपर जाने की जगह पर नीचे जा रहा है तो नीचे के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लेना। तो इसमें भी फ्यूचर का रोल चलता है, फ्यूचर मार्केट का। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर्स, जो एक डेरिवेटिव है स्टॉक मार्केट का। नेक्स्ट बोलेंगे हम लोग ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होते हैं? ओके, ऑप्शंस में एग्जैक्टली क्या होता है भाई, ऑप्शंस में भी लॉट में डीलिंग होती है। किसी को अगर लेना है तो 1 लॉट लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, इस तरीके से लॉट में डीलिंग होती है। और ऑप्शंस में एक चीज़ चलती है जिसको बोलते हैं प्रीमियम पे करना। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, सेम चीज़ है भाई, ये एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी। ओके, दोनों के बीच में डीलिंग हुई है कि कंपनी के शेयर्स के ताल्लुक से, कि विप्रो कंपनी का शेयर है जो चल रहा है अभी 400 रुपीज़ के रेट में। ठीक है, अब उसमें से इन लोगों ने एक बोली लगाई है कि भाई अपन एक स्ट्राइक प्राइस में रहती है जिसकी बोली लगाई है। जैसे 450 की मैं बात कर रहा था आपसे, अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि 410 की इन लोगों ने बोली लगाई। मिस्टर ए ने बोला भाई कि 410 जाएंगे ये। ठीक है, मिस्टर बी ने बोला नहीं जाए, तो बोले चल ठीक है अपन बोली लगाते। अब इसमें ये रहेगा बायर और ये वाला बंदा रहेगा सेलर। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला बंदा रहेगा भाई बायर और ये वाला जो बंदा रहेगा भाई, इसको हम लोग बोलेंगे सेलर। ठीक है, इसने बोला चल ठीक है अपन बोली लगाते, और इसने लॉट बाय करने शुरू किए। बट यहाँ पर बाय करने के टाइम पर इसको देना पड़ा कुछ प्रीमियम। तो यहाँ पर प्रीमियम एक टर्म चलता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको देना पड़ा प्रीमियम 2 रुपये का। प्रीमियम कितना देना पड़ा भाई इसको? 2 रुपये का प्रीमियम देना पड़ा। ठीक है, अब ये 2 रुपये का प्रीमियम जो देना पड़ा एक शेयर के पीछे देना पड़ा। ठीक है, अब कंपनी के शेयर्स कितने आते हैं एक लॉट में? 1500। इसको 2 से इंटू कर रहा हूँ, मतलब 3000 रुपये इसके चले गए। ये वाले बंदे के 3000 रुपये चले गए कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए 3000 रुपये चलेंगे। बट ये वाले बंदे कितने गए? ये वाले बंदे ने 3000 रुपये दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर ली। और ये वाले बंदे के कितने गए? ये वाले बंदे के गए हैं एक्चुअल में 6 लाख रुपीज़। ये चीज़ समझने वाली है ऑप्शन में, कि ऑप्शन में जो बंदा सेलर होता है ना, काफ़ी बड़ा अमाउंट लेके चलता है। ओके, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको बोला था लॉट खरीद नहीं सकते। ओके, हम सिर्फ प्रीमियम पे कर सकते हैं या मार्जिन पे कर सकते। तो जो बड़ी स्मार्ट मनी होती है ना, ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है ना, उनमें ये ताकत होती है कि वो सेल कर सकते हैं, वो सेलर होते हैं ऑप्शंस के। ओके, तो ये वाले बंदों के 6 लाख रुपये लगेंगे और ये वाले बंदे के कितने लगेंगे भाई? सिर्फ 3000 रुपये। इसको ऐसा ही समझो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है। ऐसे समझेंगे आप लोग भाई, एक इंश्योरेंस कंपनी है जो अक्सर लोगों को क्या बोलती है भाई, कि आप हर साल 1000 रुपये का इंश्योरेंस करवा लो, आपको 5 लाख रुपये तक का हम लोग करा के दे देंगे। आपकी गाड़ी का जो भी है, या 50,000 रुपये का आपको हम क्या करेंगे भाई, अगर आपकी बाइक है या स्कूटी है तो 50,000 रुपये का इंश्योरेंस आपको हम करा के दे देंगे। तो 50,000 रुपये का नुकसान इनका हो सकता है अगर इसका इंश्योरेंस लग गया है। ओके, और ये बंदे का क्या गया भाई? बस 1000 रुपये गए। ओके, तो इसको थोड़ा हम लोग अभी समझेंगे कि आप इन लोग के बीच में डीलिंग हुई। ये वाले बंदे का 3000 रुपये गया, ये वाले बंदे का 6 लाख रुपये चला गया। ठीक है, अब अगर स्टॉक में ऐसा होने लगा, अब अगर स्टॉक में कैसा होने लगा भाई, कि स्टॉक की वैल्यू ऊपर नीचे होना शुरू हो गई। ठीक है, अभी स्टॉक की वैल्यू 4400 रुपये चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी वैल्यू चली गई 410, उसके बाद में 415, 420। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज़ जानी शुरू होगी। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा सा रफ करके अच्छे से, कि स्टॉक की वैल्यू जो थी 400 रुपये की, 410 चली गई, 415 चली गई, 420 तक चल गई। ठीक है, और इसकी वैल्यू अब घटना भी शुरू हो गई। अगर 400 रुपये पे चल रही है वैल्यू, तो घट के इसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या हो गई भाई, नीचे की तरफ भी जाना शुरू हो गई। 390, इसके बाद में 385 और यहाँ पर 390, ऐसे भी कुछ होनी शुरू हो गई। ओके, अब ये वाले बंदे ने 400 रुपये का भी जो प्राइस चल रहा है, इसके कुछ पैसे लगे। कितने लगे भाई? 3000 रुपये लगे हुए हैं। मतलब 3000 रुपये तो उसके गए। अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो, आगे जाए पीछे जाए कुछ भी हो, इसके 3000 रुपये फ़ौरन चले गए नहीं। अब अगर इसकी वैल्यू 410 पे पहुंच गई तो भी इसके 3000 गए। अभी तक इसको प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट चालू है। अब अगर इससे ऊपर जाने लगे तो इसको प्रॉफिट होना शुरू है। अब अगर इससे ऊपर जाने लगे तो इसको प्रॉफिट होना
शुरू हो सकता है। अब क्या होगा भाई, कितना हो गया भाई, 5 रुपये ऊपर चला गया, तो 5 रुपये पर प्रॉफिट कितना बनता है भाई, 5 इंटू 1500 शेयर्स कितना हो रहा है भाई, 7500। तो अब ये प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा बंदा। और समझो कि भाई और 5 रुपये बढ़ गई वैल्यू, मतलब 10 इंटू 1500 मतलब कितना हो गया भाई प्रॉफिट, इसको 15,000 का प्रॉफिट इसको हो गया। और आगे जाने लगे तो वो हिसाब से इसको 1500 शेयर पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। बट अगर इससे वैल्यू जब नीचे जाने लगे तो 390 पे चले गई तो इसका कुछ नुकसान नहीं हुआ रही, इससे 3000 जो पे किया था 3000 ही गए। आ रही बात समझ में? और कम गया तो 3000 ही गए, और कम गया तो 3000 रुपये ही गए हैं, इससे ज़्यादा इसका नुकसान नहीं हुआ है। ओके, बट यहाँ पर क्या होने वाला है भाई, जितना इसका नुकसान होने लगा ये इसका रहेगा बंदे का प्रॉफिट। इंश्योरेंस कंपनी वालों को ये रहेगा प्रॉफिट थी, ये 3000 इसके खाते में आ गए, ये 3 इसके खाते में आ गए, ये वाले 3 भी इसके खाते में आ गए, ये वाले भी इसके खाते में आ गए, ये वाले भी इसके खाते में आ गए। मगर ये जो 7500 इसको मिले हैं वो गए हैं भाई ये वाले बंदे की जेब से। ये जो 15,000 है ये गए हैं भाई ये वाले बंदे की जेब से। तो ये चीज़ है भाई स्टॉक मार्केट में कि ऑप्शंस ट्रेडिंग जब चलती है ना, तो इसमें जो प्रॉफिट्स चलते हैं, आप इसको अच्छे से देख लो डायग्राम को, इसमें जो प्रॉफिट्स चलते हैं ना, तो ये मिस्टर ए के जो प्रॉफिट रहेंगे ना, मैं इसको अच्छे से फिर से लिखता हूँ। अब ये चीज़ अगर आप लोग ने देख ली है ना, का स्क्रीनशॉट भी आप लोग ने ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की बात चल रही है भाई। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट्स, ओके, तो मिस्टर ए जो कंपनी है ना, उसके प्रॉफिट रहेंगे अनलिमिटेड, क्योंकि वो जितना नीचे जाते रहेगा उतना उसका प्रॉफिट बनते रहेगा। ओके, और मिस्टर बी का मामला क्या रहेगा भाई, मिस्टर डी का मामला ये रहेगा कि इसका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, इसको सिर्फ 3,000 रुपये मिल रहे थे। ओके, और अगर मैं बात करूँ लॉसेस की, तो मिस्टर ए के लॉस कितने हैं भाई, लिमिटेड है, जितना भी वैल्यू नीचे गिर जाए भाई इसको लॉस कितना होना है, सिर्फ 3,000 रुपये जो उसने पे किया। बट इसके लॉसेस कितने हैं भाई, इसके लॉसेस अनलिमिटेड है। तो एक तो पैसे भी इसने ज़्यादा दे के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनाई है ना, और प्रॉफिट भी इसको कितना मिल रहा है, लिमिटेड, और लॉसेज भी इसके कितने हो रहे हैं, अनलिमिटेड। तो एक चीज़ जो मार्केट में रियलाइज़ की गई है, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में जो विनर होते हैं वो होते हैं ऑप्शन सेलर्स। विनर कौन होते हैं भाई, ऑप्शन सेलर्स। ये चीज़ों को डिटेल में आप देख सकते हो, ऑप्शन चेन पड़ती है और बहुत डिटेल टॉपिक है, उस पर बाद में हम लोग वीडियो बना लेंगे, ठीक है। बट फिलहाल ये मुद्दा अभी है नहीं कि इस पर और डिस्कस किया जाए। आप लोग को बस मार्केट मुझे समझाना था कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में चीज़ें चलती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं चलता है, फ्यूचर कैसा चलता है, ऑप्शन कैसा चलता है, और स्वैप्स भी स्टॉक मार्केट में नहीं चलता है, इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। ओके, स्वैप्स का मतलब क्या होता है, स्वैप्स का मतलब अदली बदली। ओके, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है कि दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। इसमें स्वैप्स में एक्चुअली क्या होता है, इंटरेस्ट रेट की शेयरिंग होती है। जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं ना उस पर शेयरिंग होती है इन लोग की। मतलब क्या, कंपनी ए ने फॉर एग्जांपल 5 साल तक लोन उठा के रखा है, 5 ईयर्स का लोन लेके रखा है भाई, कोई भी एक बैंक से लोन लेके रखा है, ओके, एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट, ओके, एट द रेट ऑफ 10%। कंपनी बी ने 5 ईयर्स का ही लोन दिया है, बट इसने वेरिएबल वाला ऑप्शन दिया है। कौन सा भाई, वेरिएबल वाला ऑप्शन जो फ्लक्चुएट होते रहता है। ओके, अब कंपनी ए वाला बंदा सोच रहा है कि यार 5 साल तक मेरे को 10% देने हैं, अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कम हो गए, फॉर एग्जांपल कुछ सालों में कम हो जाते हैं 7%, 8%, तो मेरा ज़्यादा नुकसान होने वाला है 5 साल तक। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, कोई ऐसे बंदे को पकड़ता हूँ जिसने वेरिएबल वाला ऑप्शन चूज़ किया है और अपने क्या बोलता हूँ, अपने पूरे इंटरेस्ट स्कीम को, अपने पूरे इंटरेस्ट प्लान को स्वैप करवा लेता हूँ वो वाले बंदे से। अब ये वाला बंदा क्या सोच रहा है भाई, ये वाला बंदा ये सोच रहा है कि मैंने भाई वेरिएबल ले लिया है। ये वाला बंदा अच्छा है कि 10% का इसका तय हो गया। इंटरेस्ट रेट भाई ज़मीन आसमान को अगर छू लिए, आसमान को अगर छू लेते 12% हो जाते हैं, 15% हो जाते हैं, तो भाई मेरा तो भरपूर नुकसान होने वाला है। इसको सिर्फ 10% पे करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे बंदे को ढूंढ लूँ जिसने फिक्स वाला दिया है, और दोनों की इसमें ना स्टडी होती है बाकायदा। ओके, दोनों की अच्छी स्टडी होती है और वो बेसिस पे ही चीज़ें चलती हैं। तो ऐसे जो मामले चलते हैं ना, ये भी डेरिवेटिव में आते हैं। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वैप्स। तो आज के दिन हम लोग ने 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली जो डेरिवेटिव्स में आते हैं, जो अलग तरीके से ट्रेड होने वाली चीज़ें हैं ना स्टॉक मार्केट में, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स। और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे चलती है भाई,
हम लोग ने देख लिया भाई कि एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हम लोग आईपीओ के थ्रू एंट्री बनाते हैं और सेकेंडरी मार्केट में कंपनीज़ के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे जाके हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है कि इनमें कैसी एंट्री होती है, इसमें डीलिंग कैसी होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं। ओके, इक्विटी कैश मार्केट में ऑर्डर कैसे लगाए जाते हैं और फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ऑर्डर कैसे लगाए जाते हैं। ओके, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेंगी कि जो हम लोग का ये एक मिशन शुरू हुआ है कि हम लोग जो टीचिंग हमारी शुरू हुई है फ्रॉम स्क्रैच टू हीरो, हम लोग बोलेंगे ये बेसिक से एडवांस लेवल में हम लोग का जो कोर्स शुरू हुआ है, तो आप लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करिए और जितना हो सके लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी। आपको शरिया ट्रेडिंग चैनल के क्या बोलते हो होम पेज पे जाके वहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और आपको ये कोर्स दिख जाएगा स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स बोल के, और हो सके तो आप लोग एक कोर्स को भी शेयर करिए। ओके, और जो भी वीडियोस अब तक बन चुके हैं ना, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग अच्छे से जाके उसको देखिए। और सिस्टमेटिक वे में हम लोग काम करें धीरे धीरे तरीके से। हम लोग ने स्टार्ट किया था व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, उससे पहले स्टार्ट किया था व्हाट इज़ फिनेंशियल प्लानिंग, देन स्टॉक मार्केट, देन सेक्टर्स, और अब हम लोग बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, वो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।